देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार, इस वक्त हम मीठापुर में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व पार्षद महेश अवाना जी मौजूद हैं और इनसे आज हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मीठापुर पार्क जो अक्सर विवादों का एक सबक बना करता था, विवाद का एक अहम मुद्दा हुआ करता था, उस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि इसके ऊपर एक स्टे का कार्य था और जो पार्क निर्माण इसके ऊपर होना था वो काफ़ी समय से रुका हुआ था, उसको लेकर जो है कोर्ट का से बातचीत करेंगे। उस पार्क को लेके इनका क्या कहना है, साथ ही कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेके बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल का। सर, मीठापुर पार्क जो काफ़ी अरसे से एक विवाद का मुद्दा बना हुआ था और विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था इस पार्क को लेकर, तो उस पर अभी कोर्ट का फैसला आया है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, कोर्ट का फैसला काफ़ी टाइम पहले आ चुका है, पब्लिक के सामने अभी डिक्लेयर हुआ है। इसमें क्या था, ये ज़मीन गुड़गांवा कैनाल जब बनी थी जी, आज से करीब समझो 55 साल के लगभग हो गए होंगे जी, 55-56 साल का पीरियड निकल गया जी। ये गुड़गांवा कैनाल यहाँ से शुरू हुई थी हमारे NTPC से जी, और इसके लिए यहाँ पे एक भट्टा लगाया गया था जिसके लिए ज़मीन एक्वायर की गई थी, और उस ज़मीन को जब एक्वायर किया गया था तो किसानों को उसका मुआवजा दिया गया था। ऐसे ही नहर के उस पार मोलरबंद एक्सटेंशन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ F ब्लॉक है, E2 से F ब्लॉक तक नहर के किनारे किनारे और भी किसानों की ज़मीन ली गई थी, जिसमें कुछ मोलरबंद गांव की ज़मीन भी थी, कुछ ज़मीन मीठापुर की थी। तो यहाँ पे भट्टा लगाया गया था, ईंटें जो बनती थी उसके लिए टाइल जो उसमें लगाई गई थी, पक्का बनाया गया था नहर को। फिर उसके बाद लोगों ने अपील भी की और उसको अपील भी उनको मिली। तो इस भट्टे पे एक मुंशी रहता था जी, पांडे करके, सूरज भान पांडे ऐसा कुछ नाम था उसका। उसने इस ज़मीन को लीज पे लिया, भट्टे वाली ज़मीन को हरियाणा सरकार से लीज पे ले लिया जी। और लीज पे लेकर के उसमें होता तो कुछ नहीं था, गड्ढे थे, पानी भरा रहता था, पैदा कुछ नहीं होता था, लेकिन लीज पे ले लिया। उसकी नीयत बड़ी ख़राब थी, मुंशी की नीयत ख़राब थी, जो उस भट्टे पे उस टाइम मुंशी हुआ करता था। तो उसने क्या किया कि इस ज़मीन को लीज पे लेकर के सोचा कि इसको धीरे धीरे लीज पे लेके, और उसने क्या किया, इसमें गिरदावरी अपने नाम की भरवा दी, यानी अपने कब्जे की गिरदावरी भरवा दी कि मेरा कब्जा, मैं इसमें खेती कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मछली पालन जो भी उसने लगाया होगा। तो उस पर गिरदावरी भर गई, और गिरदावरी भरने के बाद में वो इसका मालिक बन बैठा एक तरह से। क्या था, वो अमेठी का रहने वाला था। तो जो गांधी फैमिली है जी, जो गांधी एक मिनट रोकोगे जरा, चलो कट गया। जो गांधी फैमिली है, अमेठी का होने की वजह से उसने कहीं से लिंक बना लिया, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको पावर मिल गई। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, और गांधी परिवार का जो है वर्चस्व था, राजीव गांधी उस टाइम थे, उस टाइम की बात है। तो उसको लेकर के काफ़ी टाइम ये चलता रहा। फिर उसके क्या हुआ कि इसमें मैं खुद इस ज़मीन की इंक्वायरी करने के लिए गया कि भाई पांडे का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैंने वहाँ जा कर के देखा तो उसमें गिरदावरी पांडे के नाम की भरी हुई थी हरियाणा सरकार की ज़मीन हरियाणा सरकार की थी, गिरदावरी भरवा ली अपने नाम की उसने। तो ज़मीन में लिखा हुआ था, जहाँ ज़मीन के मालिक का आता है उसमें लिखा हुआ था सरकार दौलत मदार, यह भूमि हरियाणा सरकार नहर विभाग की है, ऐसे लिखा हुआ था। और उसमें साइड में जहाँ काश्तकार का नाम आता था वहाँ सूरजभान पांडे का नाम था। तो उसने सोचा कब तो तू मालिक बन जाएगा। तो हमने इस गिरदावरी को उस टाइम मैंने अपने प्रयास करके, मैं हरियाणा सरकार के मंत्रियों के यहाँ भी गया, सबके यहाँ गया, और उसको ले करके किसी तरह से मेरा काम बन गया कहीं से, और मैंने उस गिरदावरी को कटवा दिया। तो ये ज़मीन क्या था, सरकार से लोगों ने अपने खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन सरकार उस ज़मीन को दे नहीं सकती जी। तो ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, जब 2003 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये गिरदावरी कटवाई गई जी। उस टाइम 2003 में रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ हम थे, और हमने वो MLA बन गए थे। तो मैंने कहा जी, इस ज़मीन का अगर ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई ऐसा प्रोसीजर हो कि हम इसका इधर से उधर तबादला हो सकता है सरकार की बेस पे,
कि भाई हरियाणा सरकार की यहाँ ज़मीन है और ऐसी दिल्ली सरकार की कहीं ज़मीन हरियाणा में भी होगी, तो उसको एक्सचेंज करके क्यों ना यहाँ पार्क बना दिया जाए। शुरुआत यहाँ से शुरू हुई थी। जो असली सत्य है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो रामवीर बिधूड़ी जी ने पेपर मंगवाए, तो पेपर में गिरदावरी थी, और गिरदावरी को हमने फिर बिधूड़ी जी का सहयोग यहाँ से मुझे मिला और वहाँ से हरियाणा सरकार का सहयोग मिला, तो ये गिरदावरी सूरजभान पांडे के नाम से कट गई। फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद सूरजभान पांडे जी की मृत्यु हो गई। तो उसके लड़के ने क्या किया कि यहाँ के जो किसान लोग थे उनको बरगलाया, जो गांव के किसान लोग थे जिनकी ये ज़मीन थी उनको किसी तरह से बरगला के अपने साथ ले लिया और उनसे कहा कि भाई हम इसमें स्टे अप्लाई करते हैं। जब ये भट्टे की ज़मीन पे पार्क बनने का समय आया तो उस टाइम क्या था कि रामवीर बिधूड़ी जी यहाँ पे विधायक नहीं थे, मिस्टर एन.टी. शर्मा विधायक थे, और एन.टी. शर्मा के साथ वो लोग अपना मिलजुल के किसी तरह से, और सूरजभान पांडे के लड़के ने मिल मिला के यहाँ से इसका स्टे किसी तरह से ले लिया। किस तरह से लिया ये तो पता नहीं, लेकिन ले लिया। तो बहुत सालों से इसमें मुकदमा चल रहा था, और जब इसमें हमने, जब मेरी मिसेज यहाँ से पार्षद थी तो उस टाइम इस पार्क का उद्घाटन भी कर दिया था विवेकानंद पार्क के नाम से। तो उसमें कृष्णपाल जो हरियाणा के मंत्री हैं उनका सहयोग हमें मिला, सांसद रमेश बिधूड़ी जी का भी मिला, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का भी हमें सहयोग मिला, और सब ने मिल करके एकजुट होकर के इस पार्क का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के बाद वो स्टे की कॉपी सामने आई तो वो काम हमें रोकना पड़ा। अब वहाँ पे जो ऑर्डर की कॉपी है, जो जिसके हिसाब से ऑर्डर की कॉपी जो हम लाए हैं, जो अभी आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे आजकल देख रहे हैं आप, तो इसमें प्रयास तो ये रहा कि हमेशा कोशिश करते रहे किसी न किसी तरह से हम जाके हरियाणा के अफसरों से, ITO बस अड्डा के पास भी इनका एक ऑफिस है, वहाँ भी मैं कई बार गया हूँ, तो प्रयास रहा हमारा, लेकिन वहाँ से स्टे जब तक नहीं हटता तब तक कैसे होता। तो इसका स्टे सरकार ने ये कहा कि भाई ये गलत तरीके से इस ज़मीन को ये लोग हथियाना चाह रहे थे, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, और इनको पनिशमेंट दी, इस पर जुर्माना भी हुआ है इन लोगों के ऊपर। कितना हुआ वो मैं अभी आपको पूरी तरह नहीं बता सकता। तो इनको एक तरह से दंडित भी किया है, और ये भी कहा कि ये सरकारी भूमि को जबरन कब्जा करना चाहते थे, इनकी जो नीयत थी वो कब्जा करने की थी सरकारी ज़मीन पे। ऐसा करके ये अभी स्टे ख़त्म हो गया वहाँ से, और इसको लगभग 1 साल होने जा रहा है धीरे धीरे। सर 10 एकड़ की ज़मीन है, और आप लोगों ने एक ख्वाब यहाँ के लोगों को दिखाया था कि एक सुंदर पार्क, यहाँ विकसित पार्क किया जाएगा। तो 10 एकड़ की इस ज़मीन पे क्या अब क्षेत्रवासी उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर एक विकसित पार्क करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का या रामवीर बिधूड़ी का या किसी महेश अवाना का कोई अकेला पार्क नहीं बनेगा, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को ही सारा सिस्टम, ये मैं कहता हूँ किसी चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जगह यहाँ पे खाली पड़ी है और उसमें गंद भरी हुई है, तो हम क्षेत्रवासियों का, और जो यहाँ हम सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो हमारे MP हैं, MLA हैं, या यहाँ पार्षद हैं, चाहे हम पूर्व पार्षद हैं या अभी प्रेजेंट पार्षद हैं, सबको एक रास्ता ये निकाल के कि भाई हम इसमें पार्क, क्योंकि हमने तो शुरुआत कर ही दी थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन स्टे हो गया, इस वजह से पार्क डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उद्घाटन तो हो चुका, पार्क का काम तो शुरू हो चुका, आप उसको ये ना कहें कि आज शुरू होगा, पार्क का काम तो शुरू कर दिया पहले ही, लेकिन आज उस पार्क में अब काम हो सकेगा, क्योंकि जब स्टे होता है कहीं कोर्ट से तो उसमें हम कोई काम नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, रामवीर बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी और कृष्णपाल जी या हम पार्षद हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब स्टे खत्म हो गया कोर्ट का, तो पार्क डेवलप होगा, और इसमें विधानसभा से विधायक हैं हमारे बिधूड़ी जी, वो भी अपना पूरा ताकत लगाएंगे इसको करने में। रमेश सांसद हैं हमारे रमेश बिधूड़ी जी, वो भी करेंगे पूरी ताकत। कृष्णपाल जी से भी सहयोग लिया जाएगा, पहले भी उन्होंने बाउंड्री कराई थी, कृष्णपाल जी ने 50 लाख रुपए दिया था मेरे समय में जब मिसेज पार्षद थी हमारी। तो वो सारा काम अब रोक नहीं है उसके ऊपर, तो ऐसा विचार बनाया है कि पहले हम कुछ 2-2.5 एकड़ में पार्क तैयार करेंगे, जहाँ अभी हम कर सकते हैं जल्दी, और उसके बाद धीरे धीरे इस पूरी ज़मीन में बढ़िया पार्क बनेगा, पेड़ वगैरह लगेंगे, क्योंकि ज़मीन तो ये रहेगी हरियाणा सरकार की, यूज़ दिल्ली के लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हरियाणा की ज़मीन है, वो साफ़ सुथरी रहेगी, मालिक वही रहेंगे। पार्क यहाँ बना दिया जाएगा, इसको साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा, और इसमें लोग आनंद से अपना अच्छी हवा आएगी, गंदगी खत्म हो जाएगी, मक्खी मच्छर जो पैदा हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, कूड़ा लोग डाल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, और ये बढ़िया पार्क लोगों के लिए होगा।
और ये पार्क बनना निश्चित है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई किसी तरह की कसर नहीं है, क्योंकि इन पे जुर्माना हुआ है नीचे की अदालत में, तो अब ये ऊपर कोर्ट में नहीं जा नहीं सकते। अगर ऊपर के कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी इनको सरकार कोर्ट लताड़ मारेगी। अच्छा सर, बदरपुर विधानसभा की ही अगर बात करें तो सभी समाज के लोग काफ़ी लंबे समय से, कई वर्षों से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ महीनों से या कुछ समय से देखा जा रहा है कि गुर्जर समाज और ठाकुर समाज में एक तनातनी कसी हुई है। मतलब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफत में नज़र आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं एक बात करूंगा सबसे अलग हटके। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हमारे पुराणों के हिसाब से, जब भगवान ने इंसानों की रचना की तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है जी। जैसा हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। जी। तो ब्रह्मा जी ने जब रचना की तो केवल 4 वर्ण बनाए। ठीक, जब ये 4 वर्ण बनाए तो पहला, अब आप देखते जाना, पहला बनाया, ये समझ लो ये भगवान है, ये भगवान है, ये ब्रह्मा जी समझ लो, ईश्वर समझ लो, कुछ भी इनको समझ लो। इन्होंने शुरुआत की, सबसे पहले बनाया इन्होंने ब्राह्मण जी। ब्राह्मण की एक दिया, एक जाति ब्राह्मण बनाई। ब्राह्मण का काम क्या था कि लोगों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देना और सही समय पर उनको हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराना, यानी ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना और अच्छे विचारों का प्रसार करना, ये ब्राह्मण का काम था। तो पहला ब्राह्मण हो गया। दूसरा उन्होंने बनाया क्षत्रिय। अब देखिए, ये मेरी उंगली देखेंगे आप, सबसे ऊंची है, तकड़ी है, ताकतवर है। ब्राह्मण पहली उंगली हो गई, ये बीच वाली उंगली हो गई क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या था, एक ही क्षत्रिय वर्ण बनाया। अब उस क्षत्रिय वर्ण को आप गुर्जर भी कह सकते हैं, आप ठाकुर भी कह सकते हैं, आप राजपूत भी कह सकते हो, आप जाट भी कह सकते हो, अहीर भी हैं, वही जाति हो गई। यानी ये सब जातियां जो अपने आप को क्षत्रिय मानती हैं, चाहे वो गुर्जर हो, ठाकुर हो, चाहे राजपूत हो, 4 हैं ये जाट। इसको अजगर भी कह देते हैं पुराने लोग, अजगर। तो ये एक क्षत्रिय बनाया। इसके अलावा अगर कोई दूसरे वर्ण में कोई आता है तो मुझे बता दीजिए। मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूं जो आज इन बहसों में पड़े हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर इधर की उधर की बात कर रहे हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। ये सब एक है, यानी एक ही बाप की औलाद है, एक ही भगवान की औलाद है। सारे क्षत्रिय जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, सारे ब्राह्मण, चाहे वो त्यागी हों, चाहे कोई और हो, चाहे तीसरे हों, चौथे हों, सब एक ही वर्ण से निकले हुए हैं। नाम अलग अलग रख लो, कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी है। अब आ जाइए क्षत्रिय के बाद वैश्य, तीसरा वर्ण वैश्य बनाया, जिसको कहते हैं बनिया। उसको भगवान ने कहा कि ये व्यापार करेगा, लोगों के लिए इधर से उधर से चीज़ें जुटाना, लाना, भेजना, कहीं कमी है उधर भेजना, कहीं ज़्यादा है तो वहाँ से दूसरी जगह पहुँचाना, यानी व्यापार। इसमें व्यापारी आ गए, वो कितने भी तरह के बनिए हों, चाहे जैन हो, चाहे दूसरे हों, चाहे अग्रवाल हो, जितने भी बनिए हैं, यानी व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग इसमें आ गया सारा, बनिया जिनको कहते हैं, या वैश्य कह दो। अब आ जाता चौथा आ गया शूद्र। शूद्र में केवल वाल्मीकि आता है। और देखो, ये इसको लोगों ने कमज़ोर माना है, यानी ये चौथी उंगली हो गई मेरी, कमज़ोर भी माना है, कमज़ोर माना है। क्षत्रिय सबसे ताकतवर माना है, क्योंकि क्षत्रिय देखो सबसे ऊपर है। ये हमारे हाथ में, कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, ये जगन्नाथ है और ये हमारा पूरा सिस्टम है। ये हो गए वाल्मीकि। वाल्मीकि को क्या दिया, आपको पूरी तरह से साफ सफाई व्यवस्था, सारा ये काम संभालना है। यानी ये 4 वर्ण बना के 4 वर्णों को अपने अपने काम भगवान ने सौंप दिए। आज अपने आप को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई बड़ा कहता है, कोई छोटा कहता है, कोई ताकतवर कहता है, कोई कमज़ोर कहता है। सब इधर उधर की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं, फिजूल की बहस है, फिजूल की कंट्रोवर्सी हो रही है। कोई इसका मतलब नहीं है।
सबको एकजुट रहना चाहिए। इन 4 वर्णों के अलावा अगर कहीं कुछ है, कोई भी आदमी साबित कर दे कि इनसे अलग कुछ पैदा हुआ है चारों से, तो मैं उसके सामने झुकने को तैयार हूं। सबकी उत्पत्ति 1 2 3 4 4 वर्णों से सारी उत्पत्ति है पूरे संसार की। अब आ जाइए मुस्लिम कौम। मुस्लिमों में भी गुजर हैं, मुस्लिमों में भी ठाकुर हैं, मुस्लिमों में भी जाट हैं, मुस्लिमों में भी यही है। जब मुगल काल आया तो जो हिंदू लोग थे, बहुत से लोग धर्म परिवर्तन कर लिया, या तो ताकत के सामने कट गए या झुक गए, धर्म चेंज कर लिया, लेकिन है तो वही। अब आ जाइए धार्मिक बात के ऊपर। जो असल में मुसलमान है, जो असली मुसलमान है, जो बने वो नहीं कहता मैं, जो असल में मुसलमान है, वो मुसलमान कहां से बने? वो भी वहीं से बने। जिस समय 2 पक्ष थे, एक देवताओं का पक्ष बोलते थे, एक दानवों का पक्ष बोलते थे, एक अच्छा काम करते थे, एक बुरा काम करते थे। तो जो आज बुरा कर रहे हैं, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, वो केवल मुसलमान नहीं है। उन मुसलमानों के बीच में जो वो आतंकवादी उस समय थे, देवता और राक्षस जिनको बोलते थे, वही राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग आज चले आ रहे हैं, वही ये सब कुछ गलत काम कर रहे हैं। जो असली मुसलमान है, जो असलियत में अपने धर्म को मानता है, वो कोई ना उग्रवादी है, ना कोई किसी को नुकसान कर रहा है, ना वो भगवान से, अल्लाह से या किसी भी जिसको धर्म को मानता हो उससे बाहर नहीं जाता। बाहर कौन लोग जाते हैं? जो राक्षस टाइम पे भी थे, उसके बाद थे। एक बार की मैं आपको घटना बताऊंगा कि भगवान शिव को इनके ऊपर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं इनका विध्वंस कर देता हूं। तो ये लोग क्या था, ये लोग शुक्राचार्यों को अपना गुरु मानते थे। राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य को अपना गुरु मानते थे। तो जब विध्वंस की बात आई तो शुक्राचार्य ने कहा कि भाई, शिव की शरण में गए शुक्राचार्य कि इनको माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से जो इन्होंने उदंड किया है, गलत किया है, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, इनका विध्वंस मत करो, आप इनको माफ कर दो। वहां जब शिव बाबा ने इनको माफ कर दिया, क्योंकि शिव से परे तो कोई शक्ति नहीं है, शिव लास्ट है, शिव से परे ना कोई देवता है ना कोई और है, उसी के अंदर है सब कुछ, पूरा संसार। तो उन्होंने माफ कर दिया, विध्वंस नहीं किया, ना विनाश नहीं किया राक्षस जाति का। तो राक्षस जाति के लोग इनको मानने लग गए। आज भी जहां मक्का मदीना ये लोग जाते हैं, वो भी एक शिवलिंग है, जिस शिवलिंग की पूजा शुक्राचार्य करते थे। और ये जो सब ढकना है, ओढ़ते हैं, कपड़ा ओढ़ते हैं, वहाँ क्या था, वहाँ इस तरह का माहौल था कि वहाँ धूल उड़ती थी, मिट्टी उड़ती थी, गर्मी थी उस क्षेत्र में। तो अपने आप को उन्होंने ढकना शुरू कर दिया। पर्दा प्रथा की बात करें तो पर्दा प्रथा ये थी कि जो पर्दा तो इसलिए लगाया गया कि जो ताकतवर लोग हो जाते थे, जो तानाशाह लोग हो जाते थे, वो दूसरे की बहन बेटियों को, गरीब की, कमज़ोर की बेटियों को अगवा करना, उनके साथ अत्याचार करना, उनको ज़बरदस्ती अपनी रानी बना लेना, इस तरह के जब अत्याचार होने लगे थे, पर्दा प्रथा तो तब आई है जब कमजोरी में वो अपना मुंह ढकने लगे। जो बच्चों की, छोटे बच्चों की शादियाँ होने लगी, वो कब होने लगी? बाल विवाह क्यों हुए? बाल विवाह इसलिए होते थे कि भाई उनकी शादी कर देते थे, भाई कल को इसके साथ कोई हादसा ना हो जाए तो ये अपने ससुराल चली जाए, उससे अच्छा है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हमारे ऊपर जो हमारी मजबूरियों में आई, ना पर्दा प्रथा थी कोई, ना कोई बाल विवाह था पहले। तो ये सब जो आतंकवाद जो आज भी है, और देवताओं और राक्षसों का टाइम था। आज आप कह देते हैं कि भाई वो कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक मुसलमान नहीं है, उसमें भी अलग अलग लोग हैं। हिंदुओं में क्या गलत लोग नहीं होते? हिंदुओं में हो सकते हैं, क्रिश्चियनों में भी हो सकते हैं। आज आतंकवाद का मामला चलता, पंजाब में नहीं चलता है क्या? तो सब लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि सब इसी 4 वर्ण से निकले हुए हैं, इससे अलग कुछ नहीं है। दुनिया कहीं भागती रहे, कुछ भी बोलता रहे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे सभी भाइयों को, गुर्जर ठाकुर की मैं नहीं कह रहा अकेले,
गुजर हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, जाट हो, इनको सबको मिलके एक साथ चलना चाहिए। अगर ये अलग अलग चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये फिर उन आतंकवादियों का, जिनको हम कह रहे हैं कि भाई ये उग्रवादी हैं, जो चाहे वो कोई भी उग्रवादी हो सकते हैं, ये पंजाब भी हाथ से चला जाएगा, ये देश भी हिंदुत्व के हाथ से छूट जाएगा, चला जाएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुजर हो, अहीर हो, यादव हो, कोई भी हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र, कोई भी, मतलब चारों वर्ण में से जो भी निकले हैं, सबको एकजुट रहना चाहिए और एकजुट होकर चलना चाहिए। मेरा सभी भाइयों से कि ये आजकल जो फैशन चल रहा है, वीडियो डाल देना, ये भी बोल देना, वो भी बोल देना, इधर की उधर की सब बातें, जितना उसमें कहते हैं ना गड्ढा खोदो आप, और उसको जितना खोदते जाओगे उसका उसमें पानी गंदा होता जाएगा, मिट्टी मिलती जाएगी। तो जितना उसको खोदेंगे उतने उसमें से अलग अलग विकार, सबके अपने तर्ज है, जिसने जैसे समय पे आया, जिसने जो मर्जी कह दिया। लेकिन हम अपने अगर पुराणों को, अपने इतिहास को अगर ऊपर से जहाँ से उत्पत्ति हुई है और यहाँ तक लाएंगे तो एक ही मिलेगा सब जगह। अच्छा सर, एक चीज़, वो अगर राजनीति की बात करूं मैं आपसे, तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद में ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, वहीं पहलवान बेटियों का अपमान संसद के बाहर देखने को मिला, उनको पुलिस बड़ी बुरी तरह, बड़ी बेरहमी से मारती हुई नजर आई। क्या यही है आपका नए भारत की कल्पना? मैं आपकी बात से सरोकार नहीं रखता। आपका सवाल जो है वो मेरे हिसाब से गलत है। इसलिए गलत है कि मोदी जी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है। आप आज कह रहे हैं कि बेटियों का अपमान हो रहा है, वही मोदी जी हैं जिनको इन वजह से इन बेटियों को सम्मान मिला, जिनकी वजह से इनको मेडल मिले। पहले भी मिले मेडल, ऐसा नहीं कहता कि नहीं मिले, लेकिन पहले से कहीं जो ज़्यादा संख्या बढ़ी मेडलों की इस भारत के अंदर, वो सब मोदी जी का सारा सिस्टम है। कहीं भी शिक्षा, जब पेपर होते हैं बच्चों के, एग्ज़ाम होते हैं, उससे पहले आज से पहले कभी किसी मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों को गाइडलाइन दी, बच्चों को कुछ सिखाया, पढ़ाया? पहलवानों को विदेश जाने में खेलने से पहले गाइडलाइन किसी ने दिया आज तक? किसी प्रधानमंत्री ने, किसी ने बताया कुछ? वो भी प्रधानमंत्री ने किया। मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी इंक्वायरी हो रही है, और बड़े स्तर पे इंक्वायरी हो रही है। ना कोई मंत्री बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा। अब मैं कहने लगूं कि अभी कल परसों उसी लड़की के एक चाचा ने बयान दिया है, आपने देखा होगा, मैं तो न्यूज़ उसमें पढ़ा है व्हाट्सएप फेसबुक पे, तो उसने बयान दिया कि ये सब जो हो रहा है राजनीति से हो रहा है। अगर हम उसकी बात को माने तो आप क्या कहेंगे? उसी के परिवार का, उसी लड़की जो बता रही है, उसी का चाचा बयान दे रहा है कि गलत हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं तो दोनों की बातों से सरोकार नहीं रखता। मैं तो ये कहता हूं कि जो कानून व्यवस्था के हिसाब से इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी के ऊपर तसल्ली होनी चाहिए। उनको इधर इतना प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे ये बताइए कि उनका साथ कौन लोग दे रहे हैं? जो मोदी जी से नाराज़ हैं, जो मोदी जी के विरोधी हैं, जो मोदी जी की वजह से देश का मान हो रहा है, और मोदी जी सबको उस मान को और सम्मान को 140 करोड़ देशवासियों को दे देते हैं। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि मेरी बेटियों का या मेरे पहलवानों का या किसी का भी अपमान हो? अपमान नहीं हो रहा है किसी का, मोदी जी की वजह से नहीं हो रहा है। ये एक प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया अपना काम कर रही है, और जैसे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, इतनी बातें करी, चलते चलते एक आखिरी सवाल हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लेकर थोड़ा बातचीत करते हैं। 8 साल के केजरीवाल जी की एक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की एक लड़ाई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार दिए। 8 साल की उनकी इस लड़ाई को आप लोगों ने एक अध्यादेश से सिर्फ 8 दिन के अंदर ही वापस छीन लिया। देखिए, कुछ प्रक्रिया कानूनी रूप से दिल्ली जो है भारत की राजधानी है जी, और कुछ ऐसे नियम हैं जो केवल और केवल केंद्र सरकार के अधीन रह सकते हैं, और केंद्र की सरकार होने की वजह से दिल्ली जो राजधानी है, राजधानी की वजह से कुछ ऐसे
कानून है जिनको केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए, और उन केंद्र सरकार के उन कानूनों को अधीन रखने के लिए कुछ ना कुछ फेरबदल सरकार कर सकती है, जिससे दिल्ली के लोगों का भला हो, देश के लोगों का भला हो। ये केवल सत्ता और शासन की बात नहीं है। सर, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, मैं बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है ये, उसको कानून की प्रक्रिया से संसद में पेश किया जाएगा, तरीके से पेश किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। अभी उस पर तनातनी जो चल रही है वो अपनी तरफ का जुटा रहे हैं, बीजेपी अपनी तरफ का जुटा रही है, तो जो सही रास्ता निकलेगा वो रास्ता निकलेगा, उसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता। और इसमें केजरीवाल की बात नहीं है। कल को आप एक बात बताइए, आज केजरीवाल की सरकार है, कल वहाँ बीजेपी की भी सरकार हो सकती है दिल्ली में, कल वहाँ कांग्रेस की भी सरकार हो सकती है, समय का तो कोई पता नहीं है किसी को। तो जो सरकार आएगी वो केवल एक केजरीवाल के लिए तो कानून नहीं बन रहा है, केजरीवाल के लिए तो फेरबदल नहीं हो रहा है, ये तो सबके लिए हो रहा है। कल को बीजेपी की सरकार होगी, उसके साथ भी यही कानून चलेगा कि ये तो नहीं है कि कल को बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो फिर केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार उसको बदल देगी, ऐसा नहीं है। जो प्रक्रिया बना रहे हैं वो प्रक्रिया देश और दिल्ली की भलाई के लिए बना रहे हैं, और देश की भलाई के लिए वो प्रक्रिया जरूरी है। इसलिए कानून में जो प्रावधान है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। समय समय पर कानून चेंज किए गए हैं समय को देखते हुए। आज मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी कानून बने हुए हैं, हमारे कानूनों को बदलने की ज़रूरत है, ऐसा समय आ गया है। मैं अपने विचार बता रहा हूं, इसलिए आ गया है कि जिस समय पे हमारा कानून बना उस टाइम देश गुलामी से निकल करके बाहर आया है, और इसमें ज़्यादातर जो सिस्टम है वो उसी हिसाब के बने हुए हैं, उसी समय के हिसाब से बने हुए हैं। तो समय के हिसाब से, समय के परिवर्तन के हिसाब से हमें कानून में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। आप बताइए, जो सख्त कानून सरकार ला रही है, जो आज बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बच्चियों के मर्डर हो रहे हैं, तो उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं ना सख्त कानूनों की। तो मैं वही प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, वही प्रक्रिया बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार ये चाहती है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कानूनी व्यवस्था करी जाए कि जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप रहे, कि एक सरकार कोई भी तानाशाही ना कर सके। वो दिल्ली के लिए है जो जरूरी, वो दिल्ली के लिए करेंगे, जो अन्य प्रदेशों के लिए करेंगे वो जरूरी है। आप हमें एक बात बताइए कि केंद्र सरकार ने 5 लाख की एक बीमा योजना, 5 लाख तक का फ्री इलाज योजना चालू की, आयुष्मान योजना। वो सब जगह लागू है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है सबने लागू कर दिया। ये लागू दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं मिल रहा है, ये अपनी चलाना चाहते हैं। तो जैसे ये अपनी चला रहे हैं, अगर ये कानून लागू कर दें, आयुष्मान योजना अगर लागू कर दें, तो 5 लाख का इलाज तो फ्री होगा हर गरीब आदमी का। वो दूसरे प्रदेशों से आके इलाज करा रहे हैं, और यहां दिल्ली में दिल्ली के लोग नहीं करा पा रहे हैं। अभी कितने लोग हमारे पास आए बेचारे, कोई प्रावधान नहीं है। तो 5 लाख तक का इलाज फ्री में निःशुल्क हो जाए तो इनको क्या दिक्कत आ रही है? केजरीवाल को लागू नहीं कर सकते? तो ऐसी प्रक्रियाएं जो ये नहीं करना चाहते, उनको सख्ती से लागू करने के लिए कानून में संशोधन जरूरी है, संसद में विधेयक लाना जरूरी है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल एक सरकार के लिए नहीं किया जा रहा है, जो भी सरकार दिल्ली में होगी, वो किसी की भी सरकार हो चाहे, सबके लिए।